नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। साथियों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा कि अगले 1-1.25 घंटे के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए, क्योंकि जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसका पूरा आनंद लेने के लिए आपको पूरे मन से मेरे साथ जुड़ना होगा। अगर बार बार आप डिस्टर्ब होते रहे तो कहानी का जो भाव मैं आपके लिए अगले कुछ समय में तैयार करने वाला हूं, वो पूरा भाव बीच में ही टूट जाएगा और कहानी का पूरा मजा खराब हो जाएगा। साथियों, मैं आपको पूरे यकीन के साथ विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो आपकी आज तक की सुनी हुई कहानियों से सबसे अलग रहने वाली है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई में एक कमाल की कहानी सुनने को मिली है। अब क्योंकि अगले 1-2 घंटे के लिए हम आपस में जुड़ने वाले हैं, तो क्यों ना इस रिश्ते को और भी मजबूत कर लिया जाए। तो जो लोग पहली बार कहानी सुनने के लिए आए हैं या अब तक जो चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो उस नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस रिश्ते को दिल से पक्का कर लीजिए। और हाँ, सभी लोग कमेंट में एक बार अपना परिचय जरूर दे दें। साथियों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम है कुणाल सासवत। आज की कहानी की जो समरी है मैं आपको शुरू में ही नहीं बताने वाला है, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैंने आपको शुरुआत में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी तो कहानी में जो आगे आने वाले ट्विस्ट है उसका मजा खराब हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की कहानी को कुणाल के पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुणाल शाश्वत है। जैसा कि मेरे नाम से ही पता चलता, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और बहुत ही धार्मिक परिवार से हूं। मेरा परिवार भगवान को बहुत ही मानता है, इसलिए बचपन में ही मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे गले में एक भगवान का लॉकेट और रुद्राक्ष की माला डाल दिए गए थे। शायद इसीलिए मैं भी भगवान को बहुत मानता हूं। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 12 में था और प्रयागराज के एक स्कूल में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। हमारे स्कूल के सभी बच्चे स्कूल के ही दूसरी मंजिल पर बने हॉस्टल में रहते थे। हमारे क्लास में हम कुल मिलाकर 40 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से हम 25 लड़के और 15 लड़कियां थीं। हमारे स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड लगता है जिसमें हम सभी लड़के मिलकर क्रिकेट खेलते थे। हमारे स्कूल का वो ग्राउंड हमारे स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक कॉलेज के ग्राउंड से जाकर मिलता था। उस कॉलेज के बारे में हम में से किसी को भी ज्यादा तो कुछ नहीं पता था, लेकिन हॉस्टल वार्डन की तरफ से और प्रिंसिपल की तरफ से हमें सख्त हिदायत थी कि हम में से कोई भी दिन में या रात में उस कॉलेज की तरफ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज सुनसान था या कुछ और, उसमें भी बच्चे पढ़ते थे जो कि हमारी तरह ही वहां बने हॉस्टल में रहते थे, लेकिन वो लोग कभी कॉलेज की सीमा से बाहर नहीं आते थे। बाहर से देखने पर वो कॉलेज एकदम नॉर्मल ही दिखता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो काफी भयानक थी। और जब वो मेरे सामने आई, उसके बाद से इस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। उस कॉलेज के बारे में हमने केवल इतना ही सुना था कि वहां जो भी कोई आज तक गया है वो या तो मारा गया या फिर एक लंबे टाइम के लिए गायब हो गया, और जब मिला तब तक वो पागल हो चुका होता है। इससे ज्यादा हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी, जब तक कि वो नहीं हुआ था। रोहनवार का दिन था। हम सभी लड़के अपने जूनियर्स के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरी तरफ कॉलेज के लड़के भी उनके ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी हमारी बॉल उछल करके कॉलेज के ग्राउंड में चली गई। अब समस्या ये थी कि बॉल कौन लेकर के आएगा। तभी हमारे साथ खेल रहे लड़के अशनीर ने कहा, क्या यार, क्यों डरते हो? देखो वहां भी तो लड़के खेल रहे हैं, मैं लेकर आता हूं बॉल। ये बोलकर वह उनके ग्राउंड में चला गया। हम सभी अपने ग्राउंड में खड़े होकर उसको देख रहे थे। हमने देखा कि उस ग्राउंड में जाने के बाद जैसे अशनीर को सर्दी लग रही हो। अशनीर ने भागकर बॉल को उठा लिया और जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ा तो हमने देखा कि अशनीर यहां वहां चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक अशनीर हमारी तरफ तेजी से भाग पड़ा, जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो।
वो हम तक पहुंचने ही वाला था कि हमसे बस 2 कदम की दूरी पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो। और अशनीर ने अपने आप को बचाने के लिए हमारी तरफ हाथ बढ़ा दिया और बोला, खींचो। अब सबसे आगे हमारा एक दोस्त रोहन खड़ा था। उसने अशनीर का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन अब रोहन का भी एक पैर कॉलेज के ग्राउंड में जा चुका था। वो अकेला अशनीर को नहीं खींच पा रहा था। तब मेरे सभी दोस्तों ने रोहन को पकड़ लिया और उसे खींचने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक एक करके ग्राउंड में खींचे जा रहे थे और रोहन और अशनीर को वापस नहीं खींच पा रहे थे। तभी मेरी नज़र कॉलेज के बच्चों पर पड़ी। वो सभी हमें खा जाने वाली नज़रों से हमारी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और एक तक बस हमारी तरफ ही देख रहे थे। ये देखकर मैं भी सिहर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं भी आगे बढ़ा और अपने दोस्तों को वापस खींचने लगा और मन ही मन में हनुमान जी को याद करने लगा। जब मैं अपने दोस्तों को खींचने लगा तब मैंने देखा कि कॉलेज के लड़कों के भाव कुछ देर के लिए बदल गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं तो बड़ी ही आसानी से मेरे दोस्तों को एक एक कर सभी को वापस हमारे ग्राउंड में खींच रहा था, लेकिन अशनीर अभी भी अंदर था। मैंने फिर से एक बार जोर लगाया और इस बार अशनीर भी हमारे ग्राउंड में आ गया था। मैं काफी हैरान था कि ये क्या हो रहा था। उसके बाद हम सभी एक पल के लिए भी ग्राउंड में नहीं रुके और भागकर हमारे हॉस्टल के रूम में पहुंचकर ही चैन की सांस ली। हम में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस सभी के मन में सवाल थे। तभी दीपक, जिसे हम प्यार से दीपू बुलाते थे, उसने कहा, यार कितनी सर्दी थी ना वहां। ये सुनकर सभी ने कहा, हाँ यार, और कितना अजीब लग रहा था ना उनके ग्राउंड में। तभी रोहन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को वो लड़के अपने ग्राउंड में क्यों खींच रहे थे? ये सुनकर मैं चौंका और मैंने कहा, कौन लड़के? रोहन बोला, वो कॉलेज के लड़के। मैं हैरान होकर रोहन को देखते हुए रोहन से बोला, लेकिन मुझे तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। रोहन ने कहा, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ग्राउंड से तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके ग्राउंड में पहुंचते ही मैंने देखा कि वो कॉलेज के लड़के अशनीर को खींच रहे थे। उधर अशनीर अभी भी चुप था। हम सभी ने एक साथ मिलकर अशनीर की तरफ देखा। अशनीर अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर मैंने अशनीर से पूछा, यार अशनीर, क्या हुआ था वहां? कुछ तो बता। कुछ देर और चुप रहने के बाद जो अशनीर ने हमें बताया, उसे सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। साथ ही साथ मन में कई सवाल भी थे, जिनको जानने की उत्सुकता मेरे साथ साथ मेरे कुछ दोस्तों को भी हो रही थी। लेकिन कैसे? बिना उस कॉलेज में जाए ये पता लगना तो नामुमकिन था। मैं अशनीर से दोबारा पूछने लगा कि यार अशनीर, कुछ तो बता, वहां ऐसा क्या हुआ जो तू वहां से ऐसे भागा? अशनीर बस अपना हाथ पकड़े बैठा था। वह पहले तो कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बोला कि यार कुणाल, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैंने क्या देखा। लो तुम भी देख लो। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके हाथ पर जलने का निशान था, जहां से उस कॉलेज के लड़के ने अशनीर को पकड़ा था, जिस पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, अगर बताया भी तो क्या कोई यकीन कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है? अशनीर की बातों में सच्चाई भी थी। अब तक हमारे पूरे हॉस्टल के बच्चे वहां इकट्ठे हो चुके थे। तभी हमारी क्लास का एक लड़का लोकेश आगे आया और बोला कि बिल्कुल ऐसा ही निशान कहीं तो देखा है यार, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। इसलिए अशनीर, हमें सब कुछ बताओ। इतना सब कुछ होने के बाद अब ऐसा कुछ नहीं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। लोकेश हमारी क्लास का सबसे हंसमुख और स्वभाव से काफी हिम्मत वाला लड़का था। पूरे स्कूल के बच्चे उसका कहा बिना कोई सवाल किए मानते थे। अब लोकेश ने थोड़ा जोर देकर अशनीर से पूछा, देख अशनीर, मुझे बता क्या हुआ, हम सभी तेरे साथ हैं। कुछ देर बाद अशनीर जब नॉर्मल हुआ तो उसने बताना शुरू किया। अशनीर बोला, जब हमारी बॉल कॉलेज के ग्राउंड में गई, तब मैं उस बॉल को लेने जैसे ही हमारे स्कूल के ग्राउंड से कॉलेज के ग्राउंड में कदम रखा, कदम रखते ही मुझे काफी अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अचानक सर्दी कुछ बढ़ गई है। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और बॉल उठाने के लिए आगे बढ़ा। पर जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई ऐसा है
जो मुझे वहां देखकर नाराज हो। फिर अचानक मुझे अजीब सी लेकिन धीमी धीमी से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो कि ये तो इंसान है। मुझे काफी अजीब लगा ये सुनकर कि इंसान होकर भी ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए मैंने इसे अपना वहम समझा। यही मेरी गलती भी थी कि उनको मैं इंसान समझ बैठा था। अब तक मैंने बॉल उठा ली थी और जैसे ही मैं वापस आने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि उस कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किसी की भी आंखें हम जैसी ना होकर बिल्कुल सफेद थीं, जो उन्हें हमसे अलग बना रही थी। वो लोग तो इंसान थे ही नहीं, लेकिन क्या थे ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था। देखते ही देखते कॉलेज का एक लड़का एक बहुत ही बड़े जानवर में बदल गया। ये देखकर मैं डर गया और वहां से भागा। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी कि इसे पकड़ो, इसने बहुत कुछ देख लिया है। इतना सुनते ही एक लड़का जो मुझसे बहुत दूर था, पलक झपकते ही वो मेरे बिल्कुल पास आ गया और वो जोर से चिल्लाया, जिसे देखकर मैं कांप गया और उसने मुझे पकड़ लिया। उसके मेरा हाथ पकड़ते ही मेरा हाथ गर्म होने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं अभी जल जाऊंगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि रोहन ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो एक ही लड़का इतना ताकतवर था कि मैं उसे इतनी कोशिश के बाद हिला भी नहीं पा रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने तुम सबको भी उनके ग्राउंड में खींच ही लिया था। अगर कुणाल तुमने आकर इन्हें नहीं पकड़ा होता तो हम अंदर गिर चुके होते। तुमने जैसे ही हमें पकड़ा उसके बाद से वह लड़का हमें नहीं खींच पाया। तब वहां कॉलेज की ओर भी लड़के आ गए थे। उन सभी ने मिलकर कोशिश की, फिर भी पता नहीं क्यों वो तुम्हें नहीं खींच पाए। तुमने हम सभी को वापस खींच लिया। लेकिन यह बोलकर अशनीर चुप हो गया। तब मैंने कहा, लेकिन क्या अशनीर? कुछ देर चुप रहकर अशनीर बोला, जब आखिर में तुमने मुझे खींचा तब उनमें से कॉलेज का एक लड़का तुम्हारे लिए जो बोला, उसको सुनकर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई कुणाल। ये सुनकर सभी मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कि उन्होंने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं था। तब लोकेश ने भी कुछ हैरानी से मुझे देखते हुए अशनीर से पूछा, ऐसा क्या कहा अशनीर उस लड़के ने कुणाल के लिए? तब अशनीर ने कहा कि उनमें से एक लड़का बोला कि यह कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, इसे तो हम सभी मिलकर भी नहीं खींच पा रहे, जबकि मैं अकेला ही 100 इंसानों को मार सकता हूं। यह कहकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और फिर तुमने मुझे खींच लिया। आगे तो तुम्हें पता ही है। यह सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ फुसफुसाने लगे और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। ये देखकर मैंने सभी से कहा कि मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो यार? मैं तो बचपन से ही तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम लोग मुझे जानते नहीं हो? तुम लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं कोई अनजान हूं तुम्हारे बीच। मुझे गुस्से में देखकर लोकेश ने बात को संभालते हुए मुझसे कहा, अरे यार कुणाल, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर आज तुम नहीं होते तो आज इन सभी का पता नहीं क्या होता। यह सुनकर रोहन ने कहा, हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर आज मैं यहां हूं तो बस कुणाल की वजह से। इसलिए कुणाल थैंक्स यार, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। अब लोकेश फिर से बोला, तुम सब भी ना यार कुणाल को थैंक्स कहने की बजाय उस पर ही शक कर रहे हो। अब लोकेश की बात सुनकर सब ने मुझे थैंक्स बोला और अशनीर के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। हमारे ही एक दोस्त नवीन ने कहा, यार अशनीर, क्या सच में वो इतना ताकतवर था? और अगर वो इंसान नहीं तो फिर और क्या है? अशनीर बोला, यार मुझे क्या पता, वो मेरे दोस्त थोड़ी ना थे जिनके बारे में मैं सब जानता हूं। वो तो बस किसी तरह मुझे मारना चाहते थे शायद। वहां मौजूद सभी लोग जानना चाहते थे कि ऐसा आखिर उस कॉलेज में क्या है। अब लोकेश ने कुछ सोचकर कहा कि अभी के लिए तुम सब अपने रूम में जाकर आराम करो और अशनीर को भी आराम करने दो। शाम को हॉस्टल कैंटीन में मिलकर इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। इधर मेरे दिमाग में भी वही सवाल एक साथ घूम रहे थे कि आखिर उस कॉलेज में ऐसा क्या है? वो लड़के हमें इंसान क्यों कह रहे थे? क्या वो इंसान नहीं है? वो सब इतने ताकतवर कैसे हैं? आखिर वो लोग यहां कर क्या रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि मुझ में इतनी ताकत कैसे है कि मैं आसानी से अपने दोस्तों को बचा पाया और वो लोग मेरी ताकत से घबरा गए।
क्या सच में मैं कुछ स्पेशल हूं? ये सभी कई सवाल थे जिनका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ हमारे पूरे स्कूल में यह बात फैल गई थी, क्योंकि आज जो भी हुआ था वह साधारण तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह बात हमारे हॉस्टल वार्डन सोलंकी सर तक भी पहुंच चुकी थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो काफी हैरान रह गए। उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना था कि वहां जाकर कोई सही सलामत वापस आया हो। इसकी उन्हें इतनी खुशी थी जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। लेकिन वो कुछ सोचकर दुखी भी थे। बस वो मुझसे मिलना चाहते थे। उनके दुख का क्या कारण है और वो मुझसे से क्यों मिलना चाहते थे, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ लोकेश, रोहन और अशनीर अपने दो दोस्तों शिवम और नवीन के साथ बैठकर उस कॉलेज और उसकी शक्तियों के बारे में कैसे पता लगाया जाए ये सोच रहे थे। शिवम ने कहा कि सोचो दोस्तों, अगर उनके जितनी शक्ति हमें मिल जाए तो हम कितनी मस्त लाइफ जी सकते हैं। हमारे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। हम क्या क्या कर सकते हैं उन शक्तियों से। तब रोहन बोला, सही कहा यार, लेकिन वो हमें मिलेंगी कैसे? वहां जाना तो अपनी मौत को गले लगाने जैसा है यार। अशनीर बोला, रोहन सही कह रहा है। मैंने उनकी शक्तियों को महसूस भी किया है और झेला भी है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम वहां गए भी तो कभी वापस आ पाएंगे। अब शिवम ने कहा, लेकिन ये भी तो सोचो कि कुणाल के पास ऐसी क्या शक्ति है जिसके सामने वो लोग नहीं ठहर पाए। सभी की बातें सुनने के बाद नवीन, जो हम सभी से उम्र में बड़ा है, उसने कहा, देखो, कुणाल को तो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसी कोई शक्ति होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि एक कुणाल ही ऐसा है जो उनके सामने टिक सका है। इसका पता तो हमें कुणाल से ही चलेगा कि उसमें कोई ताकत है या उसने कुछ ऐसा क्या किया था कि वो कॉलेज के लड़के उसके सामने नहीं ठहर पाए। नवीन की बातें सभी को सही लगी। इन सभी बातों में लोकेश सोच रहा था कि वो निशान मैंने पहले कहाँ देखा है, लेकिन काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर परेशान होकर लोकेश बोला, ठीक है यार, अब चलो कैंटीन, वहीं कुणाल से पूछेंगे, वहीं हमें कुछ पता चल सकता है। और वो सब अब हॉस्टल कैंटीन की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगे, क्योंकि बातें करते करते शाम के 7 बज चुके थे और खाने का टाइम भी हो गया था। इधर मैं भी तैयार होकर कैंटीन में पहुंचता हूं तो आज सभी पहले से ही वहां बैठे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। हमारा पूरा स्कूल वहां था और सोलंकी सर भी पहले से ही वहां थे। मैं जैसे ही जाकर अपनी सीट पर बैठा तो सोलंकी सर ने मुझे कहा, कुणाल। ये सुनकर मैं तुरंत अपनी सीट पर खड़ा हो गया और बोला, जी सर। सोलंकी सर बोले, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स कुणाल के लिए तालियां बजाओ। आज उसकी वजह से ही हमारे स्कूल के कई बच्चे हमारे साथ हैं। सर की बात सुनकर सभी ने खुश होकर तालियां बजाई। सोलंकी सर को देखते ही लोकेश का दिमाग घुमा और वो अशनीर, रोहन, शिवम और नवीन से एकदम बोला, हाँ याद आया वो निशान तो सोलंकी सर की गर्दन पर देखा है मैंने। तब नवीन ने कहा, लेकिन उनकी गर्दन पे वो निशान आया कैसे? क्या सोलंकी सर का भी सामना ही चुका है उनसे? अगर ऐसा है तो हमने आज तक इस बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं? वो लोग ये सोच ही रहे थे कि सर ने बोलना शुरू किया, बच्चों, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो वहां जाकर भी वापस आ गए, वरना आज तक वहां से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया था, सिर्फ एक को छोड़कर। सभी बच्चे सर को देखने लगे। मैंने पूछा, सर कौन है वो जो वहां से सही सलामत वापस आया था और कैसे? सोलंकी सर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ही वो हूं जो आज से 15 साल पहले वहां जाकर कई शारीरिक और मानसिक जख्मों के साथ वापस आया था। ये सुनकर हम सभी दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने बोला, तो सर आपके गले पर आज भी जो जलने के निशान हैं उसका कारण ये है कि आपका भी सामना उन शक्तियों से हो चुका है। लेकिन आप वहां क्यों गए और फिर वापस कैसे आए? सोलंकी सर ने आगे बताना शुरू किया, बच्चों, बात आज से कोई 15 साल पहले की है। उस समय में भी कुणाल की तरह 12वीं क्लास में था। मैं और मेरा छोटा भाई हरेंद्र इसी स्कूल में पढ़ते थे, जो उस समय 10वीं क्लास में था। हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि एक दूसरे के अलावा हमारा कोई था भी नहीं।
ऐसे ही मस्ती में हमारे दिन एक दूसरे के साथ कट रहे थे। फिर एक दिन की बात है, हरेंद्र और कुछ बच्चे स्कूल ग्राउंड में ही फुटबॉल खेल रहे थे। मैं और मेरे कुछ दोस्त वहीं बैठे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मेरा भाई हरेंद्र और श्याम, उसकी ही क्लास का लड़का, फुटबॉल खेलते खेलते जाने कब उस कॉलेज ग्राउंड में प्रवेश कर गए, उन्हें तो पता ही नहीं चला। इधर जैसे ही मेरा ध्यान हरेंद्र की तरफ गया, मैं उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक वो हमारे स्कूल ग्राउंड से निकलकर कॉलेज ग्राउंड में जा चुके थे। मैंने देखा तो कॉलेज ग्राउंड में कॉलेज के लड़के हरेंद्र और श्याम को ही घूर रहे थे। मैं उसे ऐसे मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकता था, इसलिए उसे बचाने के लिए मैं भी उस ग्राउंड में चला गया। उस कॉलेज ग्राउंड में पहुंचते ही मेरे लिए वहां का नजारा बदल चुका था। जो भी मुझे स्कूल के ग्राउंड से दिख रहा था, उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति कॉलेज के ग्राउंड में थी। उनके ग्राउंड का मौसम भी हमारे यहाँ से काफी अलग था, जिसमें कि बहुत ज्यादा सर्दी थी। माहौल में बहुत ही अच्छी सी फूलों की सुगंध आ रही थी। ग्राउंड में कॉलेज के कई लड़के खड़े थे, लेकिन वो सभी हम सब से अलग थे। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उन सब का रंग भी बिल्कुल सफेद था, जैसे उनमें खून ही ना हो। बाल बिल्कुल काले, जैसे अभी अभी काला रंग किया हो। वो सभी दिखने में ही इतने खतरनाक थे कि कोई भी उन्हें केवल देखकर ही डर जाए। उनसे थोड़ी ही दूर श्याम बेहोश पड़ा था। उसके पास ही कॉलेज के एक लड़के ने हरेंद्र को पकड़ा हुआ है। यह नज़ारा उससे बिल्कुल अलग था, जो मुझे हमारे स्कूल के ग्राउंड में से दिख रहा था, लेकिन मुझ जैसे को डराने के लिए काफी था। मुझे देखते ही उस लड़के ने हरेंद्र को उठाकर दूर ऐसे फेंका जैसे वो इंसान नहीं, कोई खिलौना हो। हरेंद्र कई फीट दूर जाकर सिर के बल गिरा और गिरते ही उसके सिर से खून की धार बह निकली। मेरे भाई ने रोते हुए अपने खून से भरे सिर को पकड़े मेरी तरफ देखा और रोते हुए बोला, भैया। फिर उसने आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को खून से लथपथ देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं गुस्से से उस लड़के की तरफ भागा और एक ही सेकंड में कई जोरदार मुक्के लगातार उसके मुंह पर जड़ दिए। लेकिन ये क्या, मेरे मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे इतने जोरदार मुक्के लगने के बाद भी उसका एक बाल भी नहीं हिला। ये देखकर मुझे हैरान होने का वक्त भी नहीं मिला था कि तभी उस लड़के ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और मुझे जमीन से 2 फीट ऊपर उठा लिया। उसकी पकड़ से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलते हुए हाथों से मेरी गर्दन को जकड़ रखा हो। धीरे धीरे मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही थी, साथ ही मेरी गर्दन भी जल रही थी। उसके तपते हाथों की वजह से, उसकी ताकत से मैं अब हार मान चुका था। तभी मेरा भाई आकर उस लड़के से मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं मेरे भाई और मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी लाचारी पर रो रहा था कि तभी ये सब बताते बताते सोलंकी सर की आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी, जो हमें बता रही थी कि सोलंकी सर अपने भाई हरेंद्र से कितना प्यार करते थे। उन्होंने आगे बताना शुरू किया। उस लड़के ने मेरे भाई की तरफ अपनी चमकती आंखों से देखा और एकदम से अपना मुंह खोल दिया, जिसमें से उसकी सफेद आंखों के विपरीत बिल्कुल लाल जैसे खून में नहाई हुई एक बहुत ही लंबी जीभ बाहर निकाली और मेरे भाई के सिर पर लगे घाव से खून को पीने लगा, जिसे देखकर मेरा भी अब सिर चकराने लगा। अगले ही पल मेरा भाई भी बेहोश होकर वहीं गिर गया। मैंने देखा कि उस लड़के ने जहां से मेरे भाई का खून पिया था, वहां से अब खून निकालना बंद हो गया था और वो हिस्सा सफेद हो गया था। ये देखकर मैंने रोते हुए किसी तरह अपनी बची हुई सांसों को संभाला और उसकी गिरफ्त से छूटने का आखिरी प्रयास किया। पर उस लड़के की ताकत के सामने तो मैं बस एक खिलौना सा था, जो हाथ पैर तो हिला सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उस लड़के ने मुझे भी उठाकर दूर फेंक दिया। मुझे भी काफी चोटें आईं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा उठा और अपने भाई हरेंद्र तथा उससे थोड़ी ही दूरी पर उसके दोस्त श्याम की ओर देखा, जो कि अभी भी बेहोश थे। उस लड़के के फेंकने की वजह से मैं बिल्कुल हमारे स्कूल ग्राउंड की सीमा के पास जा गिरा था। जब मैंने मदद के लिए अपने आसपास देखा तो अपने आप को हमारे स्कूल के ग्राउंड के पास पाया।
और स्कूल में मदद मिलने की उम्मीद से न चाहते हुए भी मुझे वहां से वापस भाग पड़ा, क्योंकि मैं अकेला कोशिश करके देख चुका था। वो आखिरी बार था जब मैंने मेरे भाई को देखा था। इधर स्कूल के ग्राउंड में हमारा पूरा स्कूल इकट्ठा हो चुका था, जो हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे और मेरे भाई को बचाने उस सीमा को पार करे। मैं स्कूल के ग्राउंड में पहुंचा, लेकिन तब तक मेरा भी काफी खून बह चुका था, जिस कारण मैं स्कूल ग्राउंड में पहुंचकर बेहोश होकर गिर पड़ा। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया, तब मुझे जो भी सब मेरे साथ हुआ था, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सदमे जैसा था, मुझे भी उससे गहरा सदमा लगा था। मैंने स्कूल में सभी को वहां जो भी हुआ और देखा वो बताया, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मेरी उन दुनिया से परे की बातों पर ना ही किसी ने यकीन किया और ना ही किसी ने कुछ भी कहा, क्योंकि एहसास तो उन्हें भी था कि वहां कुछ अनजान शक्तियां हैं और सभी को अपनी जान भी प्यारी है। उसके बाद इस घटना का कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया और मुझे भी इसके लिए मना कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक मैं उनकी कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि कोई ऐसा मौका मिले जिससे कि मैं मेरे भाई को वापस ला सकूं, या कम से कम एक बार उसे देख सकूं और उन कॉलेज के शैतानों से बदला ले सकूं। लेकिन आज तक कभी भी मैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। ये कहकर सोलंकी सर घुटनों पर बैठ गए और अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। हम सभी से देखा नहीं गया उन्हें अपने भाई के लिए ऐसे रोते हुए देखकर, और हम सर के पास जाकर उन्हें दिलासा देने लगे। लोकेश ने कहा, सर कोई तो रास्ता होगा कि हम वहां जाकर आपके भाई हरेंद्र का पता लगा सकें। तब सोलंकी सर ने सिर उठाया और लोकेश को देखकर बोले, अब तक तो नहीं था लोकेश, लेकिन आज पहली बार जिससे उन्हें हार मिली है वही हमें कुछ सुराग दे सकता है, और हमारी आखिरी उम्मीद भी वही है। और मेरी यानी कुणाल की तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें देखा और अपनी बात रखते हुए मैं बोला, सर मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं कि मैं उन लड़कों से मुकाबला कर सकूं, और आज दिन में भी ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता सर। उस समय मैं तो काफी डर गया था, इसलिए बस मेरे भगवान हनुमान जी को याद करके इन सबको खींचा था, और ये आ भी गए। मैंने वो सब बता दिया जो मैंने उस समय किया था, जिसे सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब मेरे साथ सभी समझ गए कि हनुमान जी को याद करके अगर हम उस कॉलेज के लड़कों से लड़ेंगे तो उनको मार सकते हैं। शायद हमें उनकी कमजोरी पता चल गई थी, या ये केवल हमारा वहम था। ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। बस अब बिना देर किए सोलंकी सर ने कहा कि ठीक है, तो फिर आज रात को ही मैं वहां जाऊंगा और उनके बारे में पता लगाऊंगा। यह सुनकर लोकेश ने कहा, नहीं सर, आप अकेले वहां नहीं जाएंगे, हम भी वहां चलेंगे आपके साथ। उस समय इस स्कूल के लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। बहुत मनाने के बाद सोलंकी सर मान गए और बोले, ठीक है, तो फिर कौन कौन है जो आज रात को मेरे साथ वहां जाना चाहता है? हम उन्हें बता देंगे कि हम भी कम नहीं हैं। अब उनकी कमजोरी हमें पता चल गई है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फुसफुसाने लगे। एक एक करके रोहन, अशनीर, शिवम और नवीन आगे आ गए। वो तैयार थे उस अनोखी शक्तियों की दुनिया में जाने के लिए। अब चूंकि मैं एक बार उनको हरा चुका था और मेरा वहां जाना भी जरूरी था, अगर मैं मेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब जानना चाहता हूं, और वो जवाब तभी मिलेंगे जब मैं वहां जाऊंगा। इसलिए अब मैं भी आगे आ गया। मुझे देखकर मेरे दोस्त विनोद और जयंत भी आगे आ गए, क्योंकि उन्हें भी वही सवाल परेशान कर रहे थे जो हम सभी के मन में थे। अब हम सभी बैठकर प्लान कर रहे थे। प्लान बना कि हम आज रात को 12 बजे वहां जाएंगे और कोई सेफ जगह देखकर वहां छुप जाएंगे, और कल पूरे दिन वो क्या करते हैं, आखिर वो सब क्या है। जाहिर सी बात है, इंसान तो नहीं है, तो उनकी शक्तियों के राज जानने की कोशिश करेंगे और कल रात को ठीक 12 बजने पर वापस आ जाएंगे। इससे किसी को कोई खतरा भी नहीं होगा। जब हमें कुछ जानकारी होगी तभी हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। उसके बाद आगे की प्लानिंग हम आने के बाद करेंगे कि कैसे हरेंद्र और श्याम को ढूंढना है।
सोलंकी सर ने हम सभी को उनके भाई के बचपन की एक तस्वीर भी दिखाई ताकि अगर किसी को हरेंद्र मिल भी जाए तो पहचान सके। सभी ने हामी भरी और अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए, क्योंकि टाइम होने में बस 3 घंटे थे और काम बहुत ज्यादा। लेकिन आगे हमारे लिए बहुत से मुसीबतें बस हमारा ही इंतजार कर रही थी। ये हमें नहीं पता था और जिनका हमें कोई भी अंदाजा भी नहीं था। हम लोग तो बस अंधेरे में एक तीर चला रहे थे और सोच रहे थे कि हमारा तीर निशाने पर लगेगा। सवाल अब भी कई हैं जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं था कि क्या वो कॉलेज के लड़के कोई भूत प्रेत हैं जो हनुमान जी का नाम लेने से वो हमसे डर जाएंगे? क्या हम कॉलेज से सही सलामत वापस आ पाएंगे या नहीं? क्या हमारा प्लान कामयाब होगा भी या हम सभी मारे जाएंगे? और अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर वो नहीं डरे तो फिर हमारा क्या होगा? जिस बात को हम उनकी कमजोरी समझ रहे हैं, क्या सच में ये उनकी कमजोरी होगी? लेकिन ये हमने अभी तक सोचा भी नहीं था और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और जल्द ही हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा। काश हमने इनके बारे में पहले ही सोचा होता तो स्थिति शायद कुछ और ही होती। 12 बजे तक हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सोलंकी सर ने स्कूल में रुकने वाले कुछ बच्चों को हमारे आने तक अंदर ही रहने के लिए कहा। इधर मैं और मेरे मित्र विनोद और जयंत भी अपनी तैयारियां करके हमारे स्कूल ग्राउंड में पहुंच गए, जहां सोलंकी सर, लोकेश, शिवम, नवीन और अशनीर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। अब सर ने हमें फिर से याद दिलाया कि हमें केवल वहां जाकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके बिना कोई खतरा मोल लिए वापस आना है। हमने एक साथ हामी भरी और कॉलेज ग्राउंड में प्रवेश कर गए। हम सबसे आगे सोलंकी सर बड़ी ही सावधानी से चल रहे थे। कुछ भी आहट होने पर वो सतर्क हो जाते। हम कॉलेज के अंदर पहुंचकर हैरान रह गए। वह कॉलेज एक गोलाकार बिल्डिंग थी जो बहुत ही भव्य और सुंदर थी। उसके 2 द्वार थे। एक द्वार तो जिससे हम अंदर आए थे, उसके सामने ही एक गोलाकार ग्राउंड सा था जिसमें बहुत से पेड़ एक लाइन में लगे थे। उन्हीं पेड़ों के दूसरी तरफ एक और द्वार था, लेकिन वो द्वार बंद था जिस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। कॉलेज वाकई में बहुत ही सुंदर था। उसकी हर एक दीवार पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियां थीं, जो कि रात में चांद की रोशनी पड़ने पर बिल्कुल सफेद संगमरमर की तरह चमक रही थीं। जिस किसी ने भी इसे बनाया था वाकई में बहुत ही लगन और मेहनत के साथ बनाया था। जहां मेरे दोस्तों को वहां आने के बाद डर का एहसास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुझे वहां आने के बाद एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। जैसे वहां कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं काफी ऊर्जा महसूस कर रहा था, जिसको समझाने के लिए मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है, लेकिन आगे आप सब भी समझ जाओगे। सोलंकी सर का इतना जोरदार मुक्का खाकर भी उस लड़के के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान थी। उस लड़के ने भी एक जोरदार तमाचा सोलंकी सर के गालों पर दिया। तमाचा पड़ते ही सोलंकी सर कई फीट दूर जाकर गिरे। उन्होंने उठने की कोशिश भी की, लेकिन चकराकर दोबारा से गिर पड़े। सोलंकी सर के गिरते ही जयंत की भी डर के मारे चीख निकल गई, जिस कारण वो भी उन दरिंदों के नजर में आ चुका था। अशनीर यह देखकर भागने लगा। उन तीनों में से एक लड़का भी अशनीर के पीछे भागने लगा, लेकिन शायद वह अशनीर को पकड़ना ही नहीं चाहता था। कभी वह भागते भागते अशनीर से आगे निकल जाता और अशनीर की तरफ भयानक हंसी हंसता, जिसकी वजह से अशनीर और भी डर जाता और कभी अशनीर के पीछे हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार के साथ खेल रहा हो, जो ना तो उसे मार रहा है और ना ही उसे जाने दे रहा है। लेकिन यहां तो वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक थे। इधर वो दोनों लड़के वैसी ही भयानक हंसी हंसते हुए जयंत की तरफ बढ़ने लगे। जयंत अब डर कर पीछे हटने लगा। मेरे साथ साथ विनोद, नवीन और शिवम भी पेड़ से ही ये नजारा देख रहे थे। उधर लोकेश भी अब ज्यादा देर के लिए अपने दोस्तों को खतरे में नहीं देख पाया और वो उन लड़कों के पीछे जाकर खड़ा हो गया जो जयंत की तरफ बढ़ रहे थे। लोकेश ने भी ज्यादा देर न करते हुए उनमें से एक लड़के को कमर से पकड़ लिया और हनुमान जी का नाम लेकर उन्हें याद करने लगा।
लेकिन अफसोस उस लड़के पर भी इससे कोई असर नहीं पड़ा और उस लड़के ने अपनी गर्दन घुमाकर लोकेश की तरफ देखा। अब डरने की बारी लोकेश की थी, क्योंकि उस लड़के ने बड़ी ही आसानी से लोकेश के हाथों को हटाया और झटककर लोकेश की कमर के चारों तरफ अपने हाथ घुमाकर उसे पकड़ लिया और लोकेश की कमर पर दबाव बनाने लगा। इस असहनीय दर्द से लोकेश छटपटा उठा। लोकेश छूटने की नाकाम कोशिश करने लगा। इधर अशनीर अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहा था और वो लड़का अभी भी उसके साथ वैसे की खेल रहा था। जयंत लोकेश की हालत देखकर और भी डर गया। अब जयंत की आंखों में डर के आंसुओं थे और वह घुटनों पर बैठ गया, जैसे मौत को सामने देखकर समर्पण कर दिया हो और ऊपर की तरफ देखकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वो समझ चुका था कि वो इनसे किसी प्रकार से नहीं जीत सकता। उसे अपनी मौत उससे कुछ ही कदम पर नजर आ रही थी। इतना सब कुछ मेरी आंखों के सामने देखकर मुझसे भी ज्यादा देर छिपे रहना मुश्किल था, या यूं कहूं कि वहां के वातावरण की वजह से मुझे डर का एहसास कम और उन कॉलेज के लोगों के प्रति गुस्सा ज्यादा महसूस हो रहा था। इसलिए मैं अब पेड़ से एक झटके में ही उस कॉलेज के लड़के और जयंत के बीच में कूद पड़ा। मेरे उतरते ही विनोद, शिवम और नवीन भी पेड़ से नीचे कूद गए। उतरते ही वो जयंत के पास आ गए। एक पल को वो लड़का भी चौंक गया हम सभी को अचानक से वहां देखकर, लेकिन फिर वो हंसा और मुझे मेरी गर्दन से पकड़ने के लिए हाथ आगे किया। इधर दूसरे लड़के के हाथ लोकेश के चारों तरफ कसते जा रहे थे और लोकेश दर्द के कारण छटपटाते हुए हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा था। मैं भी तैयार था उनसे टकराने के लिए। मैंने उस लड़के के हाथ को उसकी कलाई से पकड़ लिया। अब की बार हैरान होने की बारी उस लड़के की थी, जो उसके लिए बिल्कुल ही अविश्वसनीय था कि मैंने उसके हाथ को बीच में ही रोक लिया था। पूरी कोशिश के बाद भी वो अपना हाथ न तो आगे बढ़ा पा रहा था और न ही मुझसे छूट पा रहा था। उधर उसके वो दोनों दोस्त इस बात से अनजान थे कि अब उनका दोस्त खतरे में है। अब वो लड़का कभी मुझे देख रहा था और कभी अपने हाथ को। वो वाकई में बहुत ज्यादा सदमे में था। उसके लिए इस बात को मान पाना काफी मुश्किल था कि मुझे जैसे एक मामूली इंसान ने उसको रोक रखा था। अब मैंने ज्यादा देर न करते हुए मेरे दूसरे हाथ से एक जोरदार मुक्का उसके छाती पर जड़ दिया। इसी के साथ उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो कॉलेज के गेट से होते हुए बाहर वाले ग्राउंड में गिरा। इससे मैं भी हैरान था और मेरे साथ मेरे दोस्त भी। अपने दोस्त की आवाज सुनकर अशनीर का पीछा करने वाला लड़का रुका और मेरी तरफ देखा। इधर लोकेश को जिसने पकड़ा था उसने भी लोकेश को छोड़ दिया और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने घायल दोस्त की तरफ भागे। इधर सोलंकी सर को भी होश आ चुका था। लोकेश किसी तरह सोलंकी सर के पास पहुंचा और उन्हें उठने में मदद करने लगा। बाकी सब भी भागकर सोलंकी सर के पास गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने भी ऐसा आज तक नहीं देखा था। उनके साथ साथ मुझे भी यकीन हो गया था कि मैं ही हूं जो इन शैतानों का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन किस हद तक ये हम में से कोई नहीं जानता था। वो दोनों लड़के अपने दोस्त की हालत से गुस्से में थे और गुस्से की वजह से उनका सफेद चेहरा बदलकर बिल्कुल लाल हो गया था। उनके बाल भी जो पूरी तरह काले थे वो भी बदलकर जड़ों से लाल और ऊपर से काले हो गए और उनके दांत किसी शैतान की तरह बाहर निकल आए, जैसे कि वो खून चूसने वाले वैम्पायर हों। इसके साथ ही उनकी हाइट और शरीर भी पहले से बड़ा और विशाल हो गया था और नाखूनों की जगह नुकीले पंजों ने ले ली थी। लेकिन मेरी ही तरह उन्हें भी नहीं पता था कि वो आज किसके सामने है। उनके इस रूप को देखकर मेरे दोस्तों के साथ ही मेरा भी डरना स्वाभाविक था। लेकिन अब मैंने भी सोच ही लिया था कि अगर आज मुझे मरना है तो बिना कोशिश किए तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। वो दोनों एक साथ मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़े। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था और मैंने भी आगे बढ़कर गुस्से में उनमें से एक को उसकी गर्दन से पकड़कर उसको जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा लिया। इधर दूसरे ने मुझे मारने के लिए उसके पंजों से वार किया, पर मैंने थोड़ा पीछे हटकर उसके वार को बेअसर कर दिया, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लिया
अब वो दोनों ही मेरी पकड़ में आ चुके थे। वो दोनों ही मेरी ताकत से हैरान और बेबस थे। इसी के साथ मैंने उनकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। अब की बार वो दोनों छटपटा उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक अलग ही लेकिन दर्द भरी आवाज में, जिसे सुनकर एक एक करके पूरे कॉलेज की लाइट्स जगमगा उठी। कुछ ही पलों में हम सब उस कॉलेज के लड़के और लड़कियों से घिर गए थे और सभी मेरी तरफ बढ़ने लगे। इधर मैं उन सब से बेखौफ होकर उन दोनों लड़कों जो शैतान में बदल चुके थे की गर्दन पर और दबाव बढ़ा दिया, जिससे अब वो बुरी तरह छटपटाने लगे। ये देखकर सभी अपनी जगह पर ही रुक गए। ये सब जो भी हो रहा था वो सब कुछ उनके लिए अविश्वसनीय था कि एक इंसान उनमें से ही दो शक्तिशाली शैतानों को अकेला ही मार रहा था, वो भी बिना कुछ अधिक जतन किए। तभी मैंने अपने चारों तरफ एक नजर घुमाई तो सभी एक से एक खतरनाक और भयानक सफेद चेहरों को मेरी तरफ गुस्से और कौतूहल से देखते हुए पाया। वहीं दूसरी तरफ में मेरे हाथों का दबाव उनकी गर्दन पर बढ़ाता जा रहा था। तभी एक आवाज हुई, कट कट कटक। इसी आवाज के साथ ही उन दोनों में से एक शैतान जमीन पर अपनी टूटी हुई गर्दन लिए पड़ा था। मैं उसे जमीन पर पटक देता हूं। इसी के साथ उसके शरीर में एक ज्वाला निकलती है, जिसमें उसका पूरा शरीर पलक झपकते ही जलकर राख के ढेर में बदल गया। इसी के साथ मैंने दूसरे शैतान को भी जमीन पर पटक दिया। ये देखकर कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां मुझसे दूर हट गए। शायद आज पहली बार उनके जीवन में उन्हें किसी से डर लगा था, जो उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है, लेकिन ना ही उन आंखों में गुस्सा है और ना ही डर। लेकिन क्या अपने मन का वहम मान मैंने इन परिस्थितियों में इस पर कुछ ज्यादा गौर नहीं किया। मेरे दोस्त भी अब मुझसे डर रहे थे। आज से पहले उन्होंने मेरा ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। ये देखकर सोलंकी सर मेरे पास आए। शायद मेरे इस रूप से उनके मन में भी कुछ भय था, इसलिए उन्होंने मेरे पास आकर थोड़ा सा डर के साथ मुझे आवाज दी, कुणाल। कुछ देर रुककर फिर से उन्होंने मुझे आवाज दी, कुणाल। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, सर आप डरे नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आप सभी को कुछ नहीं होने दूंगा। इसी जवाब के साथ उनकी मेरे प्रति शंका भी खत्म हो गई। कॉलेज के सभी लोग अभी भी बस मुझे और मेरे पास पड़ी उनके ही एक दोस्त की राख को देख रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन हो तुम और यहां हमारे इलाके में क्या करने आए हो, और इन दोनों का ये हाल क्यों किया? ये बोलते हुए वैसी ही भयानक सूरत वाला जैसी इस कॉलेज में सभी की है। एक लगभग 7 फीट लंबा और उसकी छाती भी उसकी लंबाई की तरह ही बहुत चौड़ी थी। देखने पर उसका शरीर किसी कसरत करने वाले जैसा था, लेकिन उससे भी विशाल था। वो एक लड़का आगे आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, 2 नहीं 3, तुम्हारा एक दोस्त बाहर पड़ा है, जाकर उसे संभालो और तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या हो। मेरे इतना कहने पर वो सभी बाहर देखने लगे। तभी उस बड़े और विशालकाय लड़के ने वहां कुछ लड़कों को इशारा किया और 2 लड़के इशारा पाकर बाहर चले गए। तब वो लड़का बोला, मेरा नाम कालीचरण है और मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा, हम लोग तुम्हारे कॉलेज के पास ही जो स्कूल है वहां से आए हैं। ये सुनकर कालीचरण कुछ गुस्से में बोला, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरे ही लोगों को चोट पहुंचाने की? तुम लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं कि तुम लोग किन के सामने खड़े हो? सोलंकी सर कालीचरण का चेहरा ध्यान से देख रहे थे और अचानक वो चौंक गए। इधर वो दोनों लड़के अपने दोस्त को उठाकर वापस ले आए और कालीचरण के सामने लेटा दिया। वो लड़का अभी भी बेहोश था। तभी सोलंकी सर ने मेरे पास आकर मेरे कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मैंने उन्हें पीछे जाने का इशारा किया और वो मेरे दोस्तों के पास मेरे पीछे आ गए। जब कालीचरण ने उस बेहोश लड़के को देखा तो कालीचरण का चेहरा भी बदलने लगा। उसका चेहरा भी पूरा लाल हो गया और उसके काले बाल एकदम से खड़े होकर आधे लाल और आधे काले हो गए। उसके दांत पहले से काफी बड़े होकर पिशाचों की तरह उसके मुंह से बाहर निकल आए। उसका शरीर जो पहले से ही बड़ा था वो और भी ज्यादा विकराल हो गया। उसके हाथों के नाखून पंजों में बदल गए। उसके इस तरह बदलने के बाद कॉलेज के सभी लोग भी उससे डरकर पीछे हो गए।
उसके इस रूप को देखकर एक बार के लिए मैं भी हैरान रह गया। कहाँ मैं 5.5 इंच का एक साधारण सा लड़का और कहाँ वो बदलकर मुझसे भी लगभग दुगुना और विशालकाय बन गया था। उसकी ताकत उसके शरीर से ही पता चलती थी। फिर वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, मेरे भाई का ये क्या हाल कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते ही वो हवा में उछला और मुझ पर अपने पंजे से वार किया, लेकिन मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार था। मैं उसके वार के सामने से हट गया। इसी के साथ उसका पंजा मेरे साथ वाले पेड़ के 2 टुकड़े करते हुए उसके पार निकल गया। मैंने इसी के साथ जान लिया कि यह बहुत शक्तिशाली है। यहां मुझे मेरी ताकत का एहसास ही नहीं था कि क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा भी या नहीं। मैं इसी सोच में था कि उसने एक के बाद एक मुंह पर वार करने शुरू कर दिए। मैं उसके वार से बचता हुआ पीछे हटने लगा। इसी के साथ उसने एक और भरपूर वार मुझ पर किया। इस बार मैंने उसके हाथ को भी उसकी कलाई से पकड़कर रोक लिया, वो भी बड़ी ही आसानी से, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। सच कहूं तो उससे ज्यादा हैरानी मुझे थी, मेरी शक्तियों का एहसास पाकर। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने आंखें बंद की और एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर दे मारा। साथ ही मैं चिल्लाया, क्या हो तुम सब। इसी के साथ वो जोर की चीख के साथ हवा में उछलकर मुंह से कुछ दूरी पर कॉलेज की दीवार से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दीवार की सारी नक्काशी ही टूटकर बिखर गई। इतनी शक्तियों के एहसास से मेरा आत्मविश्वास प्रबल हो गया था, इसलिए अब मैं खुद उसके पास गया और उसके हाथ को कलाई से पकड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसी के साथ कालीचरण की एक जोरदार दर्द से भरी चीखम ने पूरे कॉलेज को हिला दिया। अब कालीचरण असहाय सा मेरे पास पड़ा था। अब तक कालीचरण का शरीर वापस अपने पहले वाले रूप में आ चुका था। कालीचरण दर्द से कराह रहा था और मुझे ही देख रहा था। अब मैंने कालीचरण को फिर से गर्दन से उठा लिया था और उसकी गर्दन पर दबाव देने लगा। कालीचरण का हाल देखकर अब कॉलेज में मुझसे टकराने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी एक आवाज आई, रुको। वहीं आवाज दोबारा आई, मैं बोलता हूं रुक जाओ और छोड़ दो इसे। मैंने आवाज की दिशा में देखा तो एक कालीचरण की तरह ही दिखने वाला, लेकिन उम्र में कुछ फर्क था। आदमी या कहूं कि कालीचरण की तरह ही शैतान सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था। उसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे। उसके पीछे उसी की तरह लंबे चौड़े कुछ और आदमी और कुछ महिलाएं नीचे उतर आईं। वो आदमी आकर मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? क्यों मेरे बच्चों को बिना वजह मार रहे हो? ये सुनकर मैंने कहा, पहले ये बताओ तुम कौन हो जो मुझसे सवाल कर रहे हो? उसने कहा, मैं इस कॉलेज का संचालक अर्थात प्रिंसिपल मानसिंह हूं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि यहां आकर तुम मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाओ। तुम अपने आने का मकसद बताओ। इस पर सोलंकी सर आगे आए और बोले, मेरा नाम सोलंकी है। वो हमारी तरफ इशारा करते हुए बोले, और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। हम तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन साथ ही तुम्हें भी हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तब प्रिंसिपल मानसिंह ने अपने चारों तरफ देखा और कहा, तुम मामूली इंसान होकर मुझसे सवाल करोगे? अब तक तो मेरे दोस्त भी हिम्मत से भर चुके थे। और लोकेश आगे आकर बोला, हाँ, हम मामूली इंसानों ने ही तुम्हारी तरह के एक शैतान को मार डाला और दूसरे की हालत तुम्हारे सामने है। ये सुनकर मानसिंह को भी गुस्सा आया और वो लोकेश की तरफ बढ़ा। तभी उन दोनों के बीच में मैं आ गया और मानसिंह के हाथ को पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया और उसे चेतावनी दी कि ऐसी गलती ना करे। मानसिंह ने अपना हाथ छुड़ाने की असफल कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। अब उसे भी मेरी शक्तियों का एहसास हो गया और पीछे हट गया। मैंने भी अब उसका हाथ छोड़ दिया। अब मानसिंह बोला, ठीक है, तुम्हें जो पूछना है पूछो, लेकिन यहां नहीं, अंदर चलो। तब सोलंकी सर ने कहा, नहीं, हमें जो भी पूछना है सबके सामने यहीं पूछेंगे। मानसिंह मन मार कर रह गया और बोला, ठीक है, पूछो। वो कुछ कर भी नहीं सकता था जब तक मैं वहां था। सोलंकी सर ने सबसे पहले पूछा कि मेरा भाई कहाँ है? मानसिंह ने कहा, कौन तुम्हारा भाई? मुझे क्या पता तुम किसकी बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता।
अब मानसिंह ने कालीचरण की तरफ देखा। उसको हम लोगों पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। इसलिए मानसिंह ने सोलंकी सर से कहा, मैं तुम सभी से मेरे बेटे कालीचरण की तरफ से माफी मांगता हूं। अब हमें पता चला कि कालीचरण यहाँ के प्रिंसिपल का बेटा है। उसने आगे कहा, और तुम्हारा भाई यहीं हमारे पास हमारे कैदखाने में बंद है। हम उसे तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन एक शर्त पर कि तुम लोग दोबारा मेरे कॉलेज में कदम नहीं रखोगे। तब सोलंकी सर ने कहा, मुझे मंजूर है। इसी के साथ मानसिंह ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों को इशारा किया और वो दोनों चले गए। अब मैंने पूछा, तुम सब क्या हो? इस पर मानसिंह ने कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो हमारा राज्य पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, जो हम होने नहीं देंगे। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे पास ये शक्तियां कैसे हैं? इस पर मानसिंह ने कहा, ये एक मान्य स्थान है जो मुझ जैसों को शक्ति व बल प्रदान करता है। देवताओं की तरफ से हमें उपहार है। हम यहाँ पर देवताओं की उपासना करके उन्हें खुश करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। उसकी बातों से ये तो स्पष्ट था कि वो कोई शैतान तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये अब भी मेरे लिए एक प्रश्न ही था। इसी बीच मुझे फिर से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वहां कोई है जो मुझे लगातार घूर कर देख रहा है। लेकिन कौन है? यही देखने के लिए मैंने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो मुझे मेरे दाईं तरफ एक लड़की दिखाई दी जो केवल मुझे ही देख रही थी। वो भी उनकी तरह ही एकदम सफेद चेहरे वाली, काले बाल, लेकिन सुंदर, जो कि उसके ऊपर काफी अच्छे लग रहे थे। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा नीचे कर लिया। इतने में ही मानसिंह के दोनों आदमी वापस आए और मानसिंह के कान में कुछ कहा। मानसिंह ने सोलंकी सर से कहा कि तुम में से कोई एक वहां जाकर तुम्हारे भाई को पहचान कर ले आओ। तब सोलंकी सर ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। तब मैंने कहा, रुको सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उससे पहले मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि तुम लोग वापस स्कूल जाओ और हमारा इंतजार करो। और मानसिंह की तरफ देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा। मेरे दोस्त वापस स्कूल की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग कॉलेज के गेट के पास पहुंचे, मानसिंह के कुछ लड़कों ने मेरे दोस्तों को पकड़ लिया। मैंने मानसिंह की तरफ देखा तो वो एक शैतानी हंसी के साथ हंस रहा था। अब मैं भी समझ गया और उसी पल मैंने वहीं पड़े कालीचरण के सिर को पकड़कर उसके धड़ से अलग कर दिया। कालीचरण बस एक बार दर्दनाक चीख ही निकाल पाया और वहीं ढेर हो गया। उसके शरीर से भी उसी प्रकार की ज्वाला निकली जिसमें वो पलक झपकते ही राख में बदल गया। ये देखते ही मानसिंह अपने घुटनों के बल आ गया और चिल्लाया, मेरा बेटा नहीं। अब तक मेरे हाथों में मानसिंह का गला आ गया था, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि अब वो जानता था कि उसका मुझसे भिड़ना अपनी मौत को बुलाने जैसा है, जो वो कभी नहीं चाहेगा। मैंने कहा, मेरे दोस्तों को जाने दो, वरना। मेरे इतना बोलते ही उन शैतानों ने मेरे दोस्तों को छोड़ दिया। कुछ ही पल में वो सभी हमारे स्कूल की सीमा में थे। उन्हें सुरक्षित देख मैंने मानसिंह से कहा, अब तू ही हमें सर के भाई के पास लेकर जाएगा, और ये कहकर उसे धक्का दे दिया। मानसिंह अपने बेटे की राख को देखते हुए चुपचाप आगे आगे चल पड़ा। मैंने कहा, अगर अब दोबारा कोई चालाकी दिखाई तो इस कॉलेज में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब की बार मानसिंह ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शायद उसके बेटे को खोने का दुख था उसे। कुछ ही देर में हम कॉलेज के कैद खाने में थे। यहाँ का तो कैद खाना भी काफी विशाल था। वहां पर लगभग करीब 400 अलग अलग कमरे में कई सारे लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। उन्हीं में से एक कमरे में हमें सर का भाई हरेंद्र मिल गया, जिसे लेकर वापस कॉलेज ग्राउंड में बाहर आ गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब मैंने मानसिंह की तरफ देखा। इसी के साथ ही मानसिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसे होश आ गया। बचपन से लेकर अब तक हरेंद्र काफी बड़ा हो चुका था। उसने कुछ ही देर में सोलंकी सर को पहचान लिया। हमें हरेंद्र मिल गया था। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। इधर मानसिंह अपने बेटे की राख के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाया और रोने लगा। मैंने भी अब ज्यादा देर ना करते हुए वहां से जाना ही उचित समझा।
हम उन कॉलेज के लोगों की भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल गए। इसी बीच एक और वाकया हुआ। जब हम उस भीड़ में से निकल रहे थे तब किसी ने मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। अब हम सभी स्कूल पहुंच चुके थे। अब तक सभी को मेरे दोस्तों ने वहां होने वाली हर घटना से अवगत करवा दिया था। हम सभी बहुत खुश थे। सभी ने मेरे सामने मेरी शक्तियों से संबंधित सवालों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन उनके उत्तर मेरे पास भी नहीं थे। लेकिन जल्द ही मुझे उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे जिनसे मैं अनजान था। इसी बीच मैंने वो कागज का टुकड़ा निकालकर पढ़ा जिस पर लिखा था, कल रात 1 बजे स्कूल ग्राउंड में। ये कौन था जिसने मुझे ये कागज दिया और मुझसे क्या चाहता था? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? खैर, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। क्या वो कॉलेज मुझे दोबारा वहां बुलाएगा? अब क्या होने वाला था मेरी लाइफ में? इतना सब कुछ तो हो चुका था। खैर, हम सभी बहुत खुश थे सोलंकी सर के भाई को अपने साथ पाकर। सबसे ज्यादा खुश थे सोलंकी सर, क्योंकि आज 15 साल बाद वह अपने भाई से मिले थे। उनके भाई हरेंद्र ने घायल होने के बाद तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी वो दोबारा अपने भाई से मिल पाएंगे, लेकिन उन्हें वहां कैद होने के बाद से अब तक का कुछ भी याद नहीं था। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो 15 साल तक कैद में थे। वाकई बहुत लंबा समय बीत चुका था उनकी जिंदगी का, लेकिन वह खुश थे कि वो फिर से अपने भाई से मिल पाए। हालांकि वो अब 30 साल के हो चुके थे। कुछ देर उनके पास रुककर हम उन्हें एक दूसरे के साथ अकेला छोड़कर वापस अपने अपने रूम में आ गए। हम सभी काफी थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। हम सभी के मन में जो सवाल थे उनका जवाब अभी भी हम पूरी तरह से नहीं जान पाए थे, इसलिए मेरा मन अभी भी बेचैन था। मैं अपने बिस्तर पर पड़ा यही सोच रहा था, तभी मुझे उस कागज की याद आई। मैं वह कागज निकालकर दोबारा देखने लगा। शायद मैं उससे ही अंदाजा लगाना चाह रहा था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि मुझे पता चले कि आखिर वो कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है और क्यों। अब मुझे बस कल रात का ही इंतजार था। इसी सोच विचार में मुझे जाने कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया। खैर, एक बहुत ही अच्छी और सुकून भरी नींद के बाद अगले दिन दोपहर 11 बजे ही मेरी नींद पूरी हुई। उठकर मैंने दीवार पर घड़ी में समय देखा और अपने रोज के कामों से निवृत्त होकर अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर सभी बच्चे हमारे कल की घटनाओं के बारे में ही बातें कर रहे थे। सभी मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने भी खुशी खुशी सबको विस्तार पूर्वक कॉलेज में हुई घटनाओं का वर्णन किया। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। एक ही रात में मैं हमारे स्कूल का हीरो बन चुका था। बस इसी तरह दिन बीत गया और रात को ठीक 1 बजे में हमारे स्कूल ग्राउंड में इंतजार कर रहा था। वातावरण में हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन यकीनन उस कॉलेज के वातावरण से अलग थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे किसी के आने का एहसास हुआ। मैंने अंधेरे में कॉलेज की तरफ देखा तो कोई साया मेरी ही तरह बढ़ रहा था। अगले ही पल वो मेरे सामने था। उसे देखकर तो हैरानी से मेरी आंखें खुली ही रह गई। इतनी हैरानी तो मुझे उस कॉलेज में जाने पर भी नहीं हुई थी। वो अनजान शख्स कोई और नहीं, कॉलेज की वही लड़की थी जिसे मैंने वहां कॉलेज में देखा था। अब वो मेरे बिल्कुल सामने थी, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? आखिर वो भी तो उन्हीं शैतानों में से एक है। मैं बस सोच ही रहा था कि उसने कहा, हाँ, मैं उनमें से ही एक हूं, लेकिन उनके जैसी नहीं हूं। इसी के साथ मैं अपने ख्वाबों से बाहर आया। शायद वो मेरे चेहरे से समझ गई कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? उसने कहा, मेरा नाम सुप्रभा है। मैं महाराज चंद्रकांत की बेटी हूं। मैंने उसी हैरानी से पूछा कि ये चंद्रकांत कौन है और वो सब कौन है जिनसे कल मैं मिला? आखिर तुम सब क्या हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुप्रभा ने कहा, मैं यहां तुम्हारे इन्हीं सवालों के जवाब देने आई हूं, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मुझे वचन देना होगा कि सब कुछ जानने के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। सुप्रभा ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रारंभ से बताती हूं। मेरी बातों को सुनने के बाद भी
अगर तुम्हें कुछ शंका हो तो मुझसे पूछ लेना। मैंने भी हामी भरी। सुप्रभा ने बोलना शुरू किया। वो सभी जिनसे तुम कॉलेज में मिले थे और मैं, हम सब गंधर्व हैं। आज से कई हजार साल पहले हम गंधर्व स्वर्ग में रहते थे और देवताओं की सेवा करते थे। मेरे पिताजी गंधर्व राज का नाम चंद्रकांत था, जो महाराज इंद्र के दरबार में गायक थे, और हम गंधर्वों के राजा थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन मेरे चाचा यानी कि मानसिंह को देवताओं की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। वो इसको गुलामी समझते थे। इसीलिए एक दिन उन्होंने देवताओं से बगावत कर दी। मानसिंह ने अपनी गंधर्वों की एक सेना देवताओं के खिलाफ कर दी और युद्ध छेड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी और उनके कुछ विश्वास पात्र गंधर्व देवताओं की तरफ से लड़े। गंधर्व देवताओं की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं थे, जिससे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में गंधर्व मारे गए, लेकिन इस युद्ध से स्वर्ग को भी काफी नुकसान हुआ था। युद्ध के बाद देवताओं ने गंधर्वों से उनके सभी अधिकार छीन लिए, लेकिन मेरे पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके लिए धरती की तरह ही, लेकिन धरती से अलग आयाम में एक दुनिया का निर्माण किया गया, जहां हम सभी देवभक्त गंधर्वों को बसाया गया। वह बहुत ही सुंदर स्थान है, जिसमें हम सभी गंधर्व प्रेम और भक्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे पिताजी आज भी अपना कार्यभार संभालते हैं, लेकिन मानसिंह और उसकी बची हुई सेना को सजा के लिए यहाँ धरती पर इस कारागार का निर्माण किया गया। यह कारागार ही हमारी दुनिया को तुम्हारी दुनिया से जोड़ता है। अगर कोई भी गंधर्व इसकी सीमा से बाहर निकलता है तो वो शक्तिहीन होकर एक मामूली इंसान बन जाता है, जो इंसानों की तरह ही कुछ ही सालों में बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बंद सभी गंधर्व कभी इस कारागार की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। मैं अभी भी हैरत से बस उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। उसकी बातों से मुझे मेरे उन सवालों के जवाब मिल रहे थे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रखा था। सुप्रभा ने आगे बोलना जारी रखा। हमारे गंधर्व लोक में अगर कोई भी नियमों को तोड़ता है तो उसे इस कारागार में सजा के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ आकर उन्हें उनके कर्मों की सजा से मुक्ति के लिए प्रयास करने होंगे। वो ना तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और ना ही वापस गंधर्व लोक में जा सकते हैं, जब तक कि यहाँ बंद कैदी देवताओं की भक्ति और तपस्या कर उन्हें प्रसन्न नहीं करते। तभी उन्हें देवताओं से वरदान प्राप्त होगा और इस कैद से मुक्त होकर वापस गंधर्व लोक में स्थान मिलेगा। लेकिन मानसिंह ने यहाँ भी अपना राज्य कायम कर लिया। वो किसी भी गंधर्व को देवताओं का नाम भी नहीं लेने देता। अगर कोई भी मानसिंह के खिलाफ जाता है या देवताओं का स्मरण करता है तो मानसिंह उसे इसी कारागार के तहखानों में कैद कर देता है और उनकी स्मरण शक्ति को छीन लेता है, जिस कारण हजारों सालों से यहाँ जो भी सजा के लिए आया यहीं का होकर रह गया। किंतु देवताओं ने जो समय मानसिंह को दिया था अब वो पूरा होने वाला है, जिससे यहाँ बंद सभी गंधर्व अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर पाएंगे। इस कार्य के लिए देवताओं ने तुम्हें चुना है। मेरे पिताजी ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ही मुझे इस कारागार में भेजा था। मैं तुम्हारे जन्म के समय से ही पिछले 16 सालों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी, जो कि अब जाकर पूरा हुआ है। यही मेरा मकसद भी है। कल जो कुछ तुमने कारागार या जिसको तुम कॉलेज कहते हो उसमें किया, उससे मुझे यकीन हो गया कि वो तुम ही हो। इसीलिए तुमसे मिलने और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ तुम्हारी दुनिया में आई हूँ। ये कहकर सुप्रभा चुप हो गई। मैं फिर से एक नए सवाल से परेशान था कि क्या सच में दूसरी दुनिया है, जैसा कि सुप्रभा ने कहा। क्या ऐसा संभव है? सुप्रभा के चुप होने के बाद मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। वैसे भी ये दूसरी दुनिया और दूसरा आयाम, ये सब किताबों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। चलो मान भी लिया कि ये सब जो तुमने कहा ये सच है, तो मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया? इस पर सुप्रभा ने कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम पिछले जन्म में गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। उस जन्म में तुम्हारा तप अधूरा रह गया था, जिसके लिए तुम्हारा जन्म दोबारा से धरती पर होना था। उस जन्म के तप के प्रभाव से ही तुम्हारे पास इतनी ताकत है
कि तुम उन जैसे पापी गंधों को आसानी से खत्म कर सकते हो, इसीलिए देवताओं ने इस कार्य के लिए तुम्हें चुना। मैंने कहा, तुम भी तो उस कॉलेज की सीमा से बाहर हो, तो मतलब तुम भी अब इंसान बन गई हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मानसिंह का अंत होगा मैं वापस गंधर्व लोक में चली जाऊंगी। वहां जाने के बाद मुझे मेरी शक्तियां और जीवन फिर से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मानसिंह को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। मैंने कहा, मैं मानसिंह को एक बार हरा चुका हूं, इसमें क्या मुश्किल है? सुप्रभा ने कहा, हाँ तुम उसे हरा चुके हो। तुमसे हारने के बाद वो समझ गया कि तुम ही हो जो उसे मार सकते हो। तुमसे मिलने के बाद ही उसे झांत हो गया कि तुम्हें जरूर देवताओं ने ही भेजा है, इसलिए उसने तुम्हारे वहां से आने के बाद मंत्रों द्वारा अपने प्राणों को वहीं कारागार में ही कहीं छुपा दिया ताकि तुम उसे ना मार पाओ। लेकिन उसने अपने प्राणों को कहां छुपाया है ये मुझे भी झांत नहीं है। अब मुझे मेरी शक्तियों का राज और उस कॉलेज का सच दोनों ही पता चल चुके थे, लेकिन मैं अभी भी असमंजस में था कि क्या सुप्रभा जो भी कह रही है वो सच है या नहीं। मैं इसका कैसे यकीन करूं? आखिर ये भी तो उन्हीं में से एक है। अगर ये कोई चाल हुई तो इसीलिए मैंने सुप्रभा से ही पूछना ठीक समझा। पूछने पर सुप्रभा ने कहा, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ही मैं यहां हूं। मैं अब वापस उस कारागार में नहीं जा सकती जब तक मानसिंह जीवित है, क्योंकि अब तक तो मानसिंह को मेरे बारे में पता चल चुका होगा। मेरी बातों की सत्यता का प्रमाण तुम्हें तुम्हारे गुरु गोरखनाथ जी ही दे सकते हैं। इसके लिए तुम्हें अपने गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करना होगा। आगे का मार्ग भी वहीं तुम्हें बताएंगे और तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। मैंने कहा, लेकिन ये मैं कैसे करूंगा? सुप्रभा ने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सच्चे दिल से अपने गुरु का ध्यान करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम वापस कॉलेज नहीं जा सकती, इसलिए मेरे साथ स्कूल में चलो। ये कहकर मैं वापस स्कूल में जाने लगा। सुप्रभा भी बिना कुछ बोले मेरे पीछे ही स्कूल में आ गई। मैं सुप्रभा को मेरे साथ मेरे रूम में ले आया और उसे वहीं बैठने को कहकर सोलंकी सर के पास चला गया। सोलंकी सर के पास जाकर मैंने उन्हें अब तक की सारी बातें बता दी और सोलंकी सर भी सुप्रभा से मिलने मेरे रूम में आ गए। सोलंकी सर ने सुप्रभा को देखा और अपना परिचय दिया। सोलंकी सर बोले, मैंने भी गंधर्वों और देवताओं के बीच इस युद्ध के बारे में पुराणों में पढ़ा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज के युग में उन कहानियों की सत्यता को जान पाऊंगा। देखो सुप्रभा, अगर तुमने जो भी कहा है वो सच है तो कुणाल के साथ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। सुप्रभा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, तो इसका मतलब मैं जल्दी ही मेरे पिताजी से दोबारा मिल पाऊंगी। सोलंकी सर ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों आराम करो, आगे क्या करना है इस पर हम सुबह बात करेंगे। ये बोलकर सोलंकी सर चले गए। अब मैं फिर से बिस्तर पर लेटा था और वहीं मुझसे थोड़ी ही दूर सुप्रभा भी दूसरे बिस्तर पर लेट गई। अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे झकझोर रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। मैंने देखा वो सुप्रभा थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों उठाया मुझे? सुप्रभा ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें तुम्हारे गुरु का ध्यान लगाना होगा, तभी तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। ये सुनकर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बजे थे। न चाहते हुए भी मैं उठकर नहाने चला गया। वापस आया तो देखा कि मेरे रूम में जमीन पर 2 आसन बिछे हैं, जिनमें से एक पर सुप्रभा पहले से ही बैठी है और बहुत खुश है। मैंने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने कहा कि आज 16 साल बाद मैं उस कारागार से बाहर हूं और भगवान का ध्यान कर पाऊंगी। कारागार में हमें इसकी इजाजत नहीं थी। आओ तुम भी बैठो। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। सुप्रभा को इतना खुश देखकर मुझे भी न जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि हमें मिले अभी 1 दिन भी नहीं हुआ, फिर भी दिल में कहीं ना कहीं उस पर यकीन हो रहा था। उसकी हरकतें देखकर लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। खैर जो भी हो, मैं भी जाकर दूसरे आसन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करने लगा। अभी कुछ ही समय हुआ था कि मुझे मेरे आसपास एक दिव्य रोशनी का एहसास हुआ।
मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंतर्मन में से किसी प्रकार की दिव्य रोशनी प्रकट हो रही है। कुछ ही समय में मुझे उस रोशनी में से दिव्य आकृति प्रकट हुई दिखी। वो एक साधु थे जिनके चारों तरफ से वो रोशनी निकल रही थी। उनके एक हाथ में चिमटा और एक हाथ में त्रिशूल था। जिस प्रकार का उनका दिव्य स्वरूप था, उसी प्रकार की दिव्य आवाज में उन्होंने कहा, अलख निरंजन भक्त, हमें खुशी हुई कि तुम्हें अपने पुनर्जन्म के बारे में ज्ञात हो चुका है और पूर्व जन्म की भांति तुमने फिर से अपने गुरु का स्मरण किया। यह कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उनके ऐसा करते ही मेरे सामने मेरा पिछला जन्म एक ही पल में किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने तैर गया, जिसे देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और मैं गुरुजी के कदमों में नतमस्तक हो गया। हाँ, ये मेरे गुरु गोरखनाथ जी ही मेरे समक्ष साक्षात खड़े थे। कुछ पल इसी अवस्था में रहने के बाद गुरुजी ने मुझे उठाया और कहा, वत्स, अब समय आ चुका है। जिस वजह से तुम्हारा जन्म इस धरती पर दोबारा हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करने का तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति के साथ ही पूर्व जन्म की साधना से प्राप्त शक्तियां भी पूरी तरह से तुम्हें प्राप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से उस कारागार में बंदी गंधर्वों को मुक्त करना होगा तथा मानसिंह जैसे पापी गंधर्व का अंत भी करना होगा। चूंकि मुझे अब सब कुछ स्मरण हो गया था, मैंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, मानसिंह ने अपने प्राणों को कारागार के तहखाने में एक सर्प की प्रतिमा के मुख में छुपाया है। तुम्हें उस प्रतिमा पर संकल्पित जल छिड़ककर उस सर्प को अग्निदेव को समर्पित करना होगा, जिससे स्वतः ही अग्निदेव उस पापी गंधर्व मानसिंह को निगल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, मानसिंह ने अपनी गंधों की सेना के सेनापति विरूपाक्ष की निंद्रा को भंग कर उस सर्प की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। विरूपाक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली गंधर्व है। केवल शक्तियों के बल से तुम उसे पराजित नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी की कृपा हासिल करनी होगी, जो केवल शिवम बाण की साधना कर ही प्राप्त कर सकते हो। मैंने पूछा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे इस साधना के विषय में बताएं। गुरुदेव ने हनुमत शिवम बाण की साधना की विधि विस्तार पूर्वक मुझे बताकर अलख निरंजन की हुंकार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मैं पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में आ गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा सुप्रभा मेरे सामने बैठी मुझे ही देख रही थी। मैं उठ खड़ा हुआ और सुप्रभा ने मेरे पास आकर पूछा, क्या कहा गुरुदेव ने? मैंने सुप्रभा को सब बता दिया। मेरे मुख से विरूपाक्ष का नाम सुनकर सुप्रभा भय से कांपने लगी। वो बोली, विरूपाक्ष नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो हजारों सालों से सुप्त अवस्था में था, वो नहीं जाग सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुप्रभा को विरूपाक्ष से इतना भयभीत देखकर उसके बारे में पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद सुप्रभा ने कहा, विरूपाक्ष एक वहशी गंधर्व था जो शुरुआत से ही देवताओं की नहीं, शैतानों की पूजा करता था। उसने शैतान को प्रसन्न करके शैतान की शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करा लिया था। युद्ध में उसने अकेले ही देवताओं की सेना का आधा हिस्सा तबाह कर दिया था। तब देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने विरूपाक्ष से युद्ध किया, किंतु उसकी आयु पूरी ना होने के कारण भोलेनाथ ने उसे कैद कर इसी कारागार में बंद कर दिया। तब से वो यहीं सुप्त अवस्था में था, जब तक कि कोई शैतान का पुजारी उसे मुक्त न कर दे। शायद मानसिंह ने भी शैतान की पूजा कर उसे प्रसन्न किया है, तभी वो विरूपाक्ष को उसकी निंद्रा से बाहर ला पाया। विरूपाक्ष को केवल भगवान शिव ही परास्त कर सकते हैं, क्योंकि विरूपाक्ष गंधर्व रूप में साक्षात शैतान है। सुप्रभा के बताने से मैं समझ गया कि मुझे क्यों हनुमान जी की साधना करनी है, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में शिव जी का जीवित अवतार है। यही सोचते हुए मैंने घड़ी की तरफ देखा, जो सुबह के 6 बजने की ओर इशारा कर रही थी। मैंने सुप्रभा को वहीं रुकने को कहा और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। मैं दिमाग में बस जल्दी से हनुमान जी की साधना कर उन्हें प्रसन्न करने का ही ख्याल था। मैं साधना के लिए जरूरी सामान जुटाने लगा। इसमें मेरी मदद की सोलंकी सर ने की, लेकिन इसमें काफी समय लग गया। 8 बज चुके थे। सब सामान लेकर मैं मेरे रूम में आ गए।
और सोलंकी सर से मैंने कहा कि इस साधना में मुझे कोई भी रुकावट ना हो, इसका ध्यान सोलंकी सर को रखना था। साधना पूरे 24 घंटे की थी और काफी कठिन भी, लेकिन मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। अब मैं साधना में बैठ चुका था। सुप्रभा भी मेरे हर क्रियाकलाप को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। आंखें बंद कर मैं अब फिर से ध्यान अवस्था में चला गया और निरंतर शिवम बाण का पाठ करने लगा। साधना शुरू किए मुझे अब लगभग 8 घंटे हो चुके थे। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे आसन को खींच रहा है, किंतु मैं फिर भी अपनी साधना में लगा रहा और अपने आसन पर जमा रहा। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। तभी किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर बैठा मुझे जमीन में ढसा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन पूर्व जन्म का साधक होने के कारण मुझे पता था कि ये केवल साधना को रोकने के लिए भ्रम है। इसी प्रकार कई और भी घटनाएं घटी, किंतु मेरा ध्यान साधना से नहीं हटा। अब शायद मेरी साधना को 24 घंटे पूरे होने वाले थे कि मुझे फिर से दिव्य प्रकाश अपनी बंद आंखों से दिखाई देने लगा, लेकिन यह पहले से अलग था। चारों तरफ केसरिया रंग का प्रकाश था कि तभी वो हुआ जिसका सपना हर साधक देखता है। साक्षात हनुमान जी केसरिया लंगोटा पहने, हाथों में गदा लिए मेरे सामने प्रकट हुए। उनका दैवीय स्वरूप बहुत ही सुंदर व इतना मनमोहक था कि जिसका अद्भुत वर्णन में चाहकर भी नहीं कर सकता। देवों के देव महादेव के अवतार मेरे समक्ष थे। मैं आंखें फाड़े बस प्रभु को निहार रहा था। तभी मेरे प्रभु ने कहा, भक्त तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं। जिस इच्छित कार्य के लिए तुमने ये साधना की है वो कहो। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और प्रभु को अपनी इच्छा बताई। तब उन्होंने कहा, भक्त तुम्हारी इस लोक कल्याण की भावना से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जब भी आवश्यकता हो तब इस मंत्र का उच्चारण करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ये कह के उन्होंने एक मंत्र का ज्ञान मुझे दिया। फिर आशीर्वाद की अवस्था में हाथ उठकर अंतर ध्यान हो गए। मैं काफी देर तक उसी अवस्था में हाथ जोड़े बैठा रहा। कुछ देर बाद मुझे फिर से गुरु गोरखनाथ जी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, भक्त उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब जाओ और जगत का कल्याण करो। इसी के साथ मैं अपनी उस अवस्था से बाहर आया जैसे कि स्वर्ग से वापस धरातल पर गिर पड़ा हूं। उठकर मैंने देखा कि सोलंकी सर और सुप्रभा अभी भी यहीं बैठे थे। सुप्रभा ने पूछा, क्या तुम्हारी साधना सफल हुई? मैंने कहा, हाँ, अब हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। अब बस मुझे कॉलेज में जाकर जल्द से जल्द इस उद्देश्य को पूरा करना होगा। सुप्रभा यह सुनकर खुश हुई और बोली, ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं। मैंने सुप्रभा से कहा, नहीं तुम नहीं, यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। तब सोलंकी सर ने कहा, नहीं तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, वहां बहुत खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को क्या जवाब दूंगा। अब मैंने सोलंकी सर को समझाया कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है जिसे केवल मैं ही पूरा कर सकता हूं। आप लोगों के वहां होने से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कृपया मेरी बात को समझो। वहां मुझे अकेले ही जाना होगा। यही आखिरी फैसला है। ये कहकर मैं रूम से बाहर निकाल आया। अब की बार किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही पलों में मैं कॉलेज की सीमा में प्रवेश कर चुका था। मैं आत्मविश्वास से भरपूर था, लेकिन मेरा सामना कैसी ताकत से होगा इस बात से अनजान था। कॉलेज में पहुंचने पर देखता हूं कि आज उस कॉलेज में कोई भी चहल पहल नहीं है। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक जोरदार गर्जना हुई, जैसे कोई दैत्य गुस्से में दहाड़ रहा हो। मैं भी समझ गया ये हो ना हो विरूपाक्ष ही है। शायद उसी का डर था कि वहां कोई भी गंधर्व दिखाई नहीं दे रहा था। यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी पीठ पर एक जोरदार आघात हुआ। मैं कई फीट हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरा। अचानक हुए इस वार से मैं संभल भी नहीं पाया था कि फिर से किसी ने मुझे फिर से उठाकर दूर फेंक दिया। मेरे मुख से खून की धारा बह निकली और दर्द से मैं कराह उठा था। मैंने वहीं पड़े अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। मुझसे कुछ ही दूर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला शैतान रूपी गंधर्व खड़ा मेरी हालत देखकर भयानक हंसी हंसते हुए बोला,
मानसिंह, तुम इस इंसानी बच्चे से डर रहे थे। देखो इसे, कैसे लाचार पड़ा अपनी मृत्यु को देख रहा है। तभी मुझे मानसिंह की आवाज आई, विरूपाक्ष, इसने मेरे पुत्र को मेरी आंखों के सामने मार दिया। ये मेरा काल बनकर यहां आया था, अब खुद काल का शिकार होगा। इसे इतनी भयानक मौत दो कि देवता भी थर थर कांपने लगे। ये सुनते ही विरूपाक्ष फिर से हंसा और मेरी तरफ बढ़ने लगा, किंतु अभी मैं इस अवस्था में नहीं था कि मैं उससे लड़ सकूं। तभी एक आवाज आई, रुको विरूपाक्ष, मैं गंधर्व राज की पुत्री तुम्हें आदेश देती हूं। यह सुप्रभा की आवाज थी। लेकिन वो यहां क्यों आई? मैंने तो इसे मना किया था यहां आने को। मैं किसी तरह उठकर बैठ गया और देखा कि सुप्रभा के साथ सोलंकी सर भी थे। सुप्रभा की आवाज सुनकर विरूपाक्ष मुड़ा और सुप्रभा की तरफ देखकर बोला, तो उस देवताओं के सेवक ने तुम्हें भेजा है मुझसे मुकाबला करने। इधर मानसिंह भी हैरान था ये जानकर कि सुप्रभा उसके भाई की पुत्री है। उसने तो सुप्रभा को कोई साधारण गंधर्व समझा था जिसे दंड देने के लिए यहां कारागार में भेजा गया था। सुप्रभा की सच्चाई जानकर मानसिंह भी गुस्से से भर उठा और बोला, तुम्हारा पिता मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया तो तुम्हें यहां भेज दिया मरने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें मारकर ही तुम्हारे पिता से मुझसे विश्वासघात करने की सजा दूंगा। आज उसी के विश्वासघात के कारण सदियों से मुझे इस छोटे सी जगह पर कैद रहना पड़ा। ये कहते ही मानसिंह सुप्रभा की तरफ बढ़ा और सुप्रभा के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सुप्रभा जमीन पर गिर पड़ी। मानसिंह बोला, विरूपाक्ष, पहले उस इंसानी बच्चे को खत्म करो। मैं इस लड़की को मार इसके पिता से अपना हिसाब चुकता करता हूं। ये बोलकर मानसिंह दोबारा सुप्रभा को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सोलंकी सर मानसिंह को रोकने की कोशिश करने लगे। उधर विरूपाक्ष मुझे मारने के लिए वापस मुड़ा। इधर मुझे भी संभलने के लिए वक्त मिल चुका था। मैंने अब ज्यादा देर न करते हुए अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर हनुमान जी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण किया। इसी के साथ ही मेरे और उस गंधर्व विरूपाक्ष के बीच एक तेज लाल रंग के प्रकाश के साथ हनुमान जी प्रकट हो गए। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जैसे कोई बच्चा चोट लगने पर रोते हुए अपने अभिभावक की तरफ देखता है। हनुमान जी अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर क्रोधित हो गए और एक गंभीर हुंकार के साथ विरूपाक्ष पर टूट पड़े। अब हनुमान जी व विरूपाक्ष के मध्य युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी का साथ पाकर मुझ में भी एक शक्ति का संचार हुआ और मैं उठ खड़ा हुआ और देखा मानसिंह ने सोलंकी सर को दूर पटक दिया था। सुप्रभा की गर्दन मानसिंह के हाथ में थी। सुप्रभा जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में अपने प्राणों के लिए छटपटा रही थी। सुप्रभा को इस हालत में देखकर मैं मानसिंह की तरफ दौड़ा और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथों से पूरा दम लगाकर आघात किया। इसके साथ ही सुप्रभा मानसिंह की पकड़ से छूटकर फिर से जमीन पर गिर पड़ी। अचानक हुए इतने जोरदार आघात से मानसिंह हड़बड़ा गया और पीछे देखा। उसके मुड़ते ही अब की बार मैंने मानसिंह की गर्दन को पकड़ लिया। अब मानसिंह हवा में छटपटा रहा था। इसी छटपटाहट में मानसिंह ने विरूपाक्ष की तरफ देखा। इधर अब विरूपाक्ष की गर्दन हनुमान जी के हाथों में थी और उन्होंने एक ही झटके में उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। विरूपाक्ष भी कालीचरण की तरह एक ही पल में राख हो गया। मानसिंह केवल आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। अब उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। मैंने मानसिंह को वहीं जमीन पर पटक दिया और हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया। हनुमान जी पुनः अंतर्ध्यान हो गए। मैंने सुप्रभा को उठाया, वह अभी भी बेहोश थी। सुप्रभा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आप को मेरे हाथों में देख मेरे गले लग गई और बोली, कुणाल, तुम ठीक हो? मैंने भी कहा, हाँ मैं तो ठीक हूं। तुम्हें लगी तो नहीं? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना यहां आने से। अब तक सोलंकी सर भी उठकर हमारे पास आ गए थे। वो बोले, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी, इसीलिए इसने मेरी एक नहीं मानी और यहां भाग आई, जिस कारण मुझे भी इसके पीछे आना पड़ा। मैंने सुप्रभा की तरफ देखा, उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, अगर आप लोग अभी नहीं आते तो शायद मानसिंह से मेरा बचना नामुमकिन था। तभी मुझे याद आया मानसिंह।
मानसिंह कहाँ गया? मैंने अपने चारों तरफ देखा। अब सुप्रभा मेरा सहारा लेकर खड़ी हुई और बोली, शायद वो कारागार के तहखाने में गया होगा, क्योंकि मुझे पता है हमें वो सर्प की प्रतिमा कहाँ मिलेगी। इससे पहले कि वो उसके स्थान को बदले, हमें उसे पकड़ना होगा। हम तीनों अब कारागार के तहखाने की तरफ भागे। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, हमने देखा मानसिंह अपने हाथों में वह सर्प की प्रतिमा लिए भाग रहा था। मैं भी उसके पीछे दौड़ा और एक बार फिर से उसकी पीठ पर जोरदार आघात किया। मेरे आघात से वह भागते हुए ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों से वह सर्प की प्रतिमा छूटकर उससे कुछ दूर जा गिरी। सोलंकी सर ने वह प्रतिमा उठा ली। वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राणों को बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा, बस मुझे मत मारो। अब मानसिंह जमीन पर पड़ा अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। मैंने कहा, मानसिंह, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारी मृत्यु से ही गंधर्व लोक और भूलोक का कल्याण होगा। यह कहकर मैंने मानसिंह को उठाया और वही बंधे हुए कैदियों के साथ उसको भी बांध दिया। पहले मैंने सुप्रभा और सोलंकी सर के साथ मिलकर वहां कैद बंदी गंधर्वों को उनकी जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तक जो गंधर्व विरूपाक्ष की वजह से छुप गए थे, वह भी तहखाने में आ चुके थे और मानसिंह के साथ जो हो रहा था चुपचाप खड़े देख रहे थे। इधर मानसिंह अभी भी गिड़गिड़ा रहा था। मैंने मानसिंह से कहा कि इन सभी बंदियों की स्मरण शक्ति लौटाकर इन्हें पहले की तरह ठीक करो। ये सुनकर मानसिंह ने कहा, हाँ हाँ, मैं इन्हें ठीक कर देता हूं, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ये कहकर मानसिंह ने आंखें बंद की और इसी के साथ उन सभी बंदियों की स्मरण शक्ति वापस आ गई। अब वह भी मानसिंह की मृत्यु का नजारा अपनी आंखों से चुपचाप देख रहे थे। मैंने मानसिंह से कहा, मानसिंह, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। तुम्हारे पापों के अंत के लिए तुम्हारा जीवन का अंत होना जरूरी है। यह कहकर मैं उस सर्प की प्रतिमा के पास गया और गुरु की आज्ञा अनुसार उस पर संकल्पित जल छिड़ककर उस प्रतिमा को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। उस सर्प की प्रतिमा के राख होते ही मानसिंह भी राख हो गया। इसी के साथ उसके किए हुए बुरे कर्मों का भी अंत हो गया। मानसिंह के खत्म होते ही सुप्रभा भी अब खुश होकर मेरे गले लग गई, लेकिन अगले ही पल कुछ एहसास होते ही अलग भी हो गई। मैं तो बस सुप्रभा को ही देखे जा रहा था। सुप्रभा ने सभी गंधर्वों से कहा, अब तुम सभी अपनी अपनी कैद से मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हो। मानसिंह और विरूपाक्ष दोनों खत्म हो चुके हैं। तभी वहां एक तीखे प्रकाश के साथ गंधर्वराज और उनके कुछ गण वहां प्रकट हुए। सुप्रभा ने भी जाकर अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनसे कुछ कहा। तभी सुप्रभा ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं भी समझ गया और जाकर गंधर्वराज के पैर छूने के लिए झुका ही था कि उन्होंने मुझे रोककर अपने गले से लगा लिया। तब गंधर्वराज ने मुझसे कहा, हे वीर, आपने हमारी पुत्री के प्राणों की रक्षा की तथा इन गंधर्वों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके आभार स्वरूप मैं आपका विवाह अपनी पुत्री के साथ करना चाहता हूं। मैं धन्य हो जाऊंगा आपको अपने दामाद स्वरूप में पाकर, अगर आप सहमति दें। मैंने कहा, हे गंधर्वराज, मुझे आपकी पुत्री पसंद है, किंतु अभी मुझे इस लोक में मेरे इस जीवन के उद्देश्य को भी पूरा करना है। मैं भी आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं, किंतु अभी मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। तब सुप्रभा ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं मन ही मन आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूं। आप जब भी स्वेच्छा से मुझे दिल से याद करेंगे, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। ये कहकर सुप्रभा फिर से मेरे गले लग गई। इस बार न तो वो अलग हुई और न ही मैंने उसे अपने से अलग किया। कुछ देर इसी प्रकार रहने के बाद वो स्वतः ही अलग हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके निश्चल प्रेम का एहसास करा रहे थे। अब मैंने भी भीगे नेत्रों से सोलंकी सर के साथ गंधर्वराज से वहां से वापसी के लिए आज्ञा मांगी। गंधर्वराज ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं। आज सुप्रभा को इस कारागार का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। कृपया उस कार्यक्रम तक रुककर आप जाना चाहो तो चले जाना।
सुप्रभा भी खुश थी कि उसे मेरे साथ रहने का मौका मिलेगा। यही हाल मेरा भी था। शाम को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम में सुप्रभा को वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया। मैंने और सुप्रभा ने एक दूसरे से बहुत सी बातें की, एक दूसरे को जाना समझा। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। हमने सुप्रभा व उसके पिताजी से जाने की आज्ञा मांगी। सुप्रभा ने नम आंखों से हमें विदा किया। सोलंकी सर और मैं वहां के बंदी इंसानों के साथ फिर से स्कूल में आ चुके थे। तो साथियों, आज की हमारी कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो कहानी को आखिर तक सुन रहे होते हैं। तो अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से अभी तक बचे हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं, तो फिर अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी है और कहानी में कितना आपको मजा आया है। और साथियों, अगर अभी तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और इस कहानी को आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इतनी बढ़िया कहानी का आनंद ले सकें। साथियों, आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक शेयर से हमें बहुत हौसला मिलता है और इस हौसले से ही मैं आपके लिए ऐसी लंबी लंबी कहानियां लिख पाता हूं। तो चलिए, तब तक के लिए अगली स्टोरी का वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।